नमस्कार साथियों, मैं अर्जुन और स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल स्किल वेरियर टीम 450 पे। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ने में व्यस्त होंगे। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग रोज़ इस चैनल के माध्यम से 10th के सभी सब्जेक्ट को चैप्टर बाय चैप्टर समझते हैं। तो आज हम लोग साइंस में फिजिक्स के पार्ट नंबर 4 को समझने वाले थे। फिजिक्स में हम लोग पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन देख रहे थे। तो प्रकाश का परावर्तन का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 आप लोगों को दे दिया गया था। पार्ट 3 में हम लोग दर्पण के बारे में पढ़े थे। तो दर्पण हमारा 2 प्रकार का हो जाता था, एक समतल दर्पण और एक गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण भी हम लोग देख लिए थे। गोलीय दर्पण 2 प्रकार का होता है, एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण। तो आज हम लोग उसके आगे कुछ गोलीय दर्पण के मुख्य बिंदु को जानेंगे। तो चलिए बिना देर की हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले श्री गणेशाय नमः। गणेश जी का आशीर्वाद जीवन में बहुत ज़रूरी है। जय मां शारदे। तो आज हम लोग फिजिक्स में पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन, माफ करिएगा, प्रकाश का परावर्तन को देखने वाले हैं। फिजिक्स में आज हमारा प्रकाश का परावर्तन होने है। प्रकाश का परावर्तन का आज पार्ट नंबर 4 है। इसके पार्ट 3 में हम लोग देख लिए थे गोलीय दर्पण को। गोलीय दर्पण सबसे पहले हम लोग दर्पण को देखे थे। एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते थे। तो दर्पण हम लोग लिखे थे कि वह चिकनी और चमकीली सतह जो प्रकाश के परावर्तन के नियम का पालन करे उसे हम लोग दर्पण कहते थे। इसको हम लोग देख लिए थे। फिर हम लोग देखे थे कि दर्पण 2 प्रकार का होता है। पहला हो जाता है हमारा समतल दर्पण। पहला हमारा होता था समतल दर्पण और दूसरा हो जाता है हमारा गोलीय दर्पण। इसको भी हम लोग देख लिए थे इससे पहले क्लास में। पहला हमारा तो हो जाता है समतल दर्पण और दूसरा हो जाता है हमारा गोलीय दर्पण। तो समतल दर्पण किसे कहते थे उसको हम लोग देख लिए थे। समतल दर्पण उसे कहते हैं वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह चिकना और समात हो, यानी कि एकदम प्लेन हो। जिसका वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह, इसको हम लोग परावर्तक सतह कहते हैं। जिसका परावर्तक सतह एकदम प्लेन हो उसको हम लोग समतल दर्पण कहते थे। और गोलीय दर्पण किसे कहते थे? वैसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलाकार हो। मतलब कि जैसे कि यहाँ से हम लोग इसको काट दिए, देखिए यह गोलाकार है और यह दर्पण हो गया हमारा गोलीय दर्पण। यह हमारा उत्तल दर्पण हो गया, गोलीय दर्पण हो गया। सबसे पहले तो यह गोलीय दर्पण हो गया। चूँकि यह गोलाकार, इसका परावर्तक पृष्ठ गोलाकार है, इसीलिए इसे हम लोग गोलीय दर्पण कहेंगे। गोलीय दर्पण भी हम लोग देख लिए थे। तो गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलाकार हो उसे हम लोग गोलीय दर्पण कहते हैं। और जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल हो उसे हम लोग समतल दर्पण कहते थे। तो समतल दर्पण भी हमारा 2 प्रकार का हो जाता था। पहला हो जाता है अवतल, इसको भी हम लोग देख लिए थे। पहला अवतल हो जाता है और दूसरा उत्तल हो जाता है। इसको भी हम लोग देख लिए थे कि पहला समतल हो जाता है और दूसरा उत्तल हो जाता है। पहला समतल दर्पण ऐसा हो जाता है और गोलीय दर्पण हमारा ऐसा दर्पण हो जाता है, गोल होता है। ठीक है, तो पहला हो जाता है अवतल गोलीय दर्पण में और दूसरा होता है उत्तल। तो हम लोग देखे थे कि अवतल दर्पण को हम लोग अपसारी दर्पण भी, माफ करिएगा, अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। अभिसारी, अवतल को अभिसारी भी कहते हैं और उत्तल को अपसारी भी कहते हैं। तो इसके आगे हम लोग समझते हैं कि अवतल को अभिसारी क्यों कहते हैं और उत्तल को अपसारी क्यों कहते हैं। अवतल को अभिसारी क्यों कहते हैं और उत्तल को अपसारी क्यों कहते हैं। क्योंकि हम आप लोगों को कल बताए थे कि अवतल दर्पण किसे कहते हैं। अवतल दर्पण उसे कहते हैं जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर। मान लीजिए कि यह गोलाकार दर्पण है, इसको हम लोग काट दिए, आधा काट दिए। तो और अवतल दर्पण उसे कहते हैं जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर हो। मतलब कि इसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर हो। इसका जो परावर्तक पृष्ठ होगा वो अंदर की ओर है। मतलब कि इसके बाहर से किसी चीज़ का परत चढ़ाया जाता है, चांदी का या किसी चीज़ का परत इसके बाहर से चढ़ाया जाता है ताकि इसका परावर्तक पृष्ठ अंदर हो जाए। तो गोलीय दर्पण में जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर होगा उसे हम लोग अवतल दर्पण कहेंगे या इसे अभिसारी दर्पण कहेंगे। तो अवतल दर्पण तो आप लोग समझ गए, लेकिन इसे अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं? अभिसारी दर्पण इसलिए हम लोग इसे कहते हैं
क्योंकि इसका एक केंद्र होता है, इसको हम लोग P कहते हैं, इसको हम लोग अभी आगे समझते हैं। इसको हम लोग ध्रुव कहते हैं। अगर इस पे कहीं भी किरण जाए तो उसको वह फोकस पे फोकसित कर देता है। इसके समांतर यह होता है मुख अक्ष। मुख अक्ष के समांतर कोई भी किरण समांतर जाए और दर्पण से टकराने के बाद ये फोकस होता है। इसे हम लोग F से दर्शाते हैं। F पर आकर मिल जाता है, जो कि कहीं भी कोई किरण जाए तो F पर जाकर मिल जाता है। यह एक बिंदु पर मिल जाता है। चूँकि जब हम लोग पढ़े थे कि वैसा किरण पुंज जो एक बिंदु पर मिल जाए उसे हम लोग अभिसारी कहते हैं। तो इसलिए अवतल को अभिसारी दर्पण कहते हैं, क्योंकि इसमें प्रकाश किरणें एक बिंदु पर फोकस पर आकर मिल जाती है, इसलिए हम लोग इसे अभिसारी दर्पण कहते हैं। अवतल को अभिसारी क्यों कहते हैं, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। क्योंकि इसमें प्रकाश किरणें फोकस पे आकर फोकसित हो जाती है। मुख अक्ष के समांतर कोई भी किरण जाती है और दर्पण से टकराकर परावर्तन के बाद फोकस पे आकर मिल जाती है। इसी कारण इसको हम लोग अभिसारी दर्पण कहते हैं। ठीक उसी प्रकार उत्तल को अपसारी क्यों कहते हैं, उसको हम लोग समझते हैं। तो यहाँ हमारा एक उत्तल दर्पण ले लेते हैं। मान लीजिए कि इसको हम लोग ले लिए, तो उत्तल यहाँ पे अवतल में हमारा अंदर की ओर परावर्तक पृष्ठ होता था, तो उत्तल में हमारा बाहर की ओर हो जाएगा। तो इसको हम लोग अंदर से हम लोग इसको किसी चीज़ का परत चढ़ा दिए ताकि इसका परावर्तक पृष्ठ बाहर हो गया। चूँकि परावर्तक पृष्ठ बाहर हो गया तो चूँकि यह गोलाकार है तो इसका केंद्र तो इधर ही होगा, केंद्र इधर होगा तो इसका मुख्य फोकस ऐसे होगा, इसका यह ध्रुव हो जाएगा, यह P हो जाएगा और यह C हो जाएगा। इसको हम लोग आगे देखेंगे कि P क्या होता है, C क्या होता है, इसको हम लोग आगे देखेंगे। मान लीजिए कि कोई प्रकाश किरण यहाँ से, यह हो गया इसका मुख्य अक्ष। मान लीजिए कोई प्रकाश किरण यहाँ जा रहा है, इसके समांतर जा रहा है, तो यह दर्पण से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि यह दर्पण के पीछे जाकर किसी बिंदु पर मिल रही है। मान लीजिए कि यहाँ से कोई लाइट गया, तो यह तो इसी माध्यम में वापस चला आया। तो ठीक इसी प्रकार यहाँ से कोई लाइट जाएगा तो इसी माध्यम में वापस चला आएगा। लेकिन हमें ऐसा आभास होता है, प्रतीत होता है कि यह किसी दर्पण के पीछे किसी बिंदु पर जाकर मिल रही है। तो इसी प्रतीत के कारण इसका फोकस पीछे होता है। उत्तल दर्पण का फोकस पीछे होता है और अवतल दर्पण का आगे। तो इसका फोकस होता है वास्तविक। कोई पूछेगा कि अवतल दर्पण का फोकस कैसा होता है, तो वास्तविक होता है। और उत्तल दर्पण का फोकस कैसा होता है, तो काल्पनिक होता है। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि काल्पनिक क्यों होता है, क्योंकि यह दर्पण के पीछे हो जाता है, यह काल्पनिक होता है, इसे केवल प्रतीत होता है, यह वास्तव में दिखाई जाकर नहीं मिलती है, हम लोग ऐसा प्रतीत होता है। लेकिन अवतल दर्पण में वास्तव में सभी किरणें एक बिंदु पर मिलती है। तो इसको हम लोग अपसारी क्यों कहते हैं, उसको हम लोग समझते हैं। क्योंकि यह किरण जाकर यहाँ से फैल जा रही है। देखिए यहाँ से किरण गया और यहाँ से यह उसी माध्यम में फैल गया, यहाँ से यह किरण गया और फैल गया, इसी कारण इसको हम लोग अपसारी कहते हैं। तो अपसारी किरण पुंज हम लोग पढ़े थे कि वैसा किरण पुंज जो एक बिंदु से निकलकर फैल जाता है। तो देखिए यहाँ से निकलकर फैल गया, इसी कारण इसको हम लोग अपसारी कहते हैं। तो उत्तल को अपसारी क्यों कहते हैं और अवतल को अभिसारी क्यों कहते हैं, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो चलते हैं हम लोग इसके आगे हम लोग चलते हैं। तब तक के लिए इसको हम लोग इरेज करते हैं। अब हम लोग इसके आगे देखेंगे। इतना हम लोग पहले की क्लास में देख लिए थे। अब आज हम लोग गोलीय दर्पण के कुछ मुख्य बिंदुओं को जानेंगे। गोलीय दर्पण के कुछ मुख्य बिंदुओं को जानेंगे कि गोलीय दर्पण में कुछ मुख्य बिंदु क्या क्या है। तो चलिए हम लोग बिना देर किए गोलीय बिंदु के मुख्य बिंदुओं को देखते हैं। तो आज हमारा होने वाला है गोलीय दर्पण के मुख्य परिभाषा है। गोलीय दर्पण के मुख्य परिभाषा है। गोलीय दर्पण हमारा कैसा होता है, तो कि हम लोग देख लिए कि गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, एक होता है अवतल, एक उत्तल। तो गोलीय दर्पण तो हमारा गोलाकार होता है, ऐसा होता है, ऐसा ही होता है। माफ करिएगा, सही ढंग से गोला नहीं बना। गोलीय दर्पण हमारा गोला होता है। तो हम लोग देखते हैं कि गोलीय दर्पण कैसा होता है। तो गोलीय दर्पण या तो हमारा ऐसा होगा या तो हमारा ऐसा होगा, इसे हम लोग कहेंगे अवतल, इसको हम लोग कहेंगे अवतल, या तो ऐसा होगा तो इसको हम लोग कहेंगे उत्तल। जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर हो उसे हम लोग उत्तल कहेंगे, और जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर हो उसे हम लोग अवतल कहेंगे। तो यह देखिए,
गोलीय दर्पण हमारा यह भी हो गया और यह भी हो गया। तो हम लोग इसके कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा देखते हैं। गोलीय दर्पण में एक बिंदु होता है, जिसे यहाँ पे एक बिंदु होता है। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ, यह इसका पूरा हो गया परावर्तक पृष्ठ। देखिए यहाँ से हम आप लोगों को समझाते हैं। यह हो गया गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण में यह अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है। तो अवतल दर्पण को हम लोग गोलीय दर्पण कह सकते हैं। तो गोलीय दर्पण में, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ यह हुआ, इतना हुआ परावर्तक पृष्ठ। यह पूरा हमारा हो गया परावर्तक पृष्ठ। तो गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र मुख्य मध्य बिंदु को, इधर से इतना दूरी और इधर से इतना दूरी, दोनों के बीच में एक बिंदु होता है, जिसे हम लोग दर्पण का ध्रुव कहते हैं, जिसे हम लोग पी या दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ध्रुव को हम लोग पी से डिनोट करते हैं। तो गोलीय दर्पण में दर्पण का ध्रुव होता है। तो दर्पण का ध्रुव हम लोग किसे कहते हैं? सबसे पहले पहला पॉइंट आया दर्पण का ध्रुव। दर्पण का ध्रुव इसे हम लोग पी से डिनोट करते हैं। दर्पण के ध्रुव को हम लोग पी से डिनोट करते हैं। तो इसको हम लोग पी भी लिख सकते हैं। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं। तो दर्पण का ध्रुव हम लोग किसे कहते हैं, उसको हम लोग लिखते हैं। दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं, तो लिखेंगे कि दर्पण के परावर्तक पृष्ठ, मतलब कि जहाँ पे कोई किरण टकराता है उसे हम लोग परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। तो परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु, परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। मान लीजिए कि यह हमारा हो गया उत्तल दर्पण में, यह हमारा हो गया दर्पण का मध्य बिंदु, यह हमारा परावर्तक पृष्ठ हो गया और परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु हमारा यह हो गया। इसको हम लोग P से डिनोट करते हैं। तो यह हो गया हमारा दर्पण का ध्रुव। तो आई होप कि आप लोग दर्पण का ध्रुव समझ गए होंगे किसे कहते हैं। तो दर्पण का ध्रुव उसे कहते हैं कि दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु, परावर्तक पृष्ठ पे जो बिंदु होता है मध्य बिंदु, उसे ही हम लोग दर्पण का ध्रुव कहते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को दर्पण का ध्रुव में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो हम लोग चलते हैं इसके आगे। दर्पण का ध्रुव आप लोग समझ गए होंगे कि दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं। परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसको हम लोग P से डिनोट करते हैं। इसको हम लोग P से डिनोट करते हैं। इसके आगे हम लोग चलते हैं। दूसरा हो जाता है हमारा वक्रता केंद्र किसे कहते हैं। वक्रता केंद्र को हम लोग C से डिनोट करते हैं। वह वक्रता केंद्र क्या होता है, इसको हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले वक्रता केंद्र को हम लोग C से डिनोट करते हैं। तो वक्रता केंद्र क्या होता है उसको हम लोग सबसे पहले समझ जाते हैं। तो यह हमारा हो गया गोलीय दर्पण, यह हमारा हो गया गोलीय दर्पण होगा। तो गोलीय दर्पण तो हमारा गोला होता है। यह तो ऐसा होगा, यह तो गोला होगा। आई होप कि आप लोग समझ रहे हैं कि गोलीय दर्पण का मतलब गोला होता है। तो गोला का कोई केंद्र होगा। मान लीजिए कि यह सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। यह हो गया मान लीजिए गोला, यह गोला हो गया। तो इसका कोई केंद्र होगा। गोले का तो केंद्र होना यह आम बात है कि गोले का केंद्र होता है। तो गोले का मान लीजिए कि यह केंद्र है। तो इसी केंद्र को, गोलीय दर्पण का जो गोला का जो केंद्र होता है, इसी को हम लोग कहते हैं दर्पण का वक्रता केंद्र। गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र, गोले के केंद्र को हम लोग गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र और दर्पण का ध्रुव आमने सामने होता है। दर्पण के मतलब कि इसको हम लोग C से डिनोट करते हैं। वक्रता केंद्र को हम लोग C से डिनोट करते हैं। और दर्पण के ध्रुव आप लोग को समझा दिए कि दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु, यह हो गया इसका परावर्तक पृष्ठ, और परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को हम लोग P से डिनोट करते हैं। और दर्पण का ध्रुव, माफ करिए, दर्पण का ध्रुव नहीं, वक्रता केंद्र को हम लोग C से डिनोट करते हैं। और वक्रता केंद्र क्या होता है उसको हम लोग परिभाषा के जरिए समझते हैं। वक्रता केंद्र क्या किसे कहते हैं, वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, गोलीय दर्पण जिस गोले का
भाग होता है, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसका केंद्र, उसका केंद्र को, उसका केंद्र दर्पण का वक्रता माफ करिएगा, वक्रता केंद्र कहलाता है। तो यहाँ पे हम लोग वक्रता केंद्र को परिभाषा समझते हैं कि गोलीय दर्पण जिस गोला का भाग है, मान लीजिए कि यह हो गया गोलीय दर्पण, तो यह गोला का भाग होगा, तो इसका जो केंद्र होगा उसी को हम लोग कहते हैं गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र। इसको हम लोग सी से डिनोट करते हैं। मान लीजिए कि यह गोलीय दर्पण हो गया, तो यह जिस गोले का भाग था उसका कोई केंद्र होगा, तो उसी गोले के केंद्र को हम लोग दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। तो आई होप कि आप लोग गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र समझ गए होंगे। वक्रता केंद्र में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा, इसको हम लोग सी से डिनोट करते हैं। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। चलते हैं हम लोग इसके आगे। हम लोग दर्पण का ध्रुव समझ गए और वक्रता केंद्र समझ गए। अब हम लोग चलते हैं मुख्य अक्ष समझते हैं। मुख्य अक्ष किसे कहते हैं? मुख्य अक्ष को हम लोग समझते हैं कि मुख्य अक्ष किसे कहते हैं। मुख्य अक्ष किसे कहते हैं? यह हो गया हमारा दर्पण, गोलीय दर्पण, इसको हम लोग गोलीय दर्पण या अवतल दर्पण को हम लोग गोलीय दर्पण कहेंगे। तो यहाँ हमारा P हो गया। P हम लोग अब समझ गए कि P किसे कहते हैं। तो दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव या इसे हम लोग P से डिनोट करते हैं। और C भी आप लोग समझ गए होंगे कि C किसे कहते हैं। C मतलब कि वक्रता केंद्र, जिस गोला का मतलब गोलीय दर्पण जिस गोला का भाग होगा उसके केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। तो ध्रुव और वक्रता केंद्र आप लोग समझ गए होंगे। तो इसी दोनों दर्पण का ध्रुव और दर्पण के वक्रता केंद्र के मिलाने वाली रेखा को, दर्पण के ध्रुव और दर्पण के केंद्र को मिलाने वाली रेखा दर्पण का मुख्य अक्ष कहलाता है। तो इसको हम लोग लिखते हैं गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। मुख्य अक्ष या इसे हम लोग प्रधान अक्ष भी कहते हैं, या इसे हम लोग प्रधान अक्ष कहते हैं। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि गोलीय दर्पण का मुख्य अक्ष किसे कहते हैं। मुख्य अक्ष उसे कहते हैं मतलब कि दर्पण का ध्रुव और दर्पण का वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा दर्पण का मुख्य अक्ष कहलाता है। तो आई होप कि आप लोग दर्पण का ध्रुव को हम लोग P से डिनोट करते हैं, दर्पण का वक्रता केंद्र को हम लोग C से डिनोट करते हैं, और मुख्य अक्ष आप लोग समझ गए कि केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष या इसे हम लोग प्रधान अक्ष भी कहते हैं। तो यह तीनों आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो इन तीनों के बाद हम लोग कुछ और को देखते हैं, तब तक के लिए इसको हम लोग इरेज करते हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों को जरा भी दिक्कत नहीं हो रही होगी। इतना हम लोग समझ गए। गोलीय दर्पण पहले हम लोग एक दर्पण पढ़ लेते हैं, अब जितना हम लोग पढ़े उसको हम लोग समझते हैं। यहाँ माफ़ करिएगा, मार्कर थोड़ा स्लो चल रहा है। यह हो गया हमारा गोलीय दर्पण, यह हमारा हो गया गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण का यह हमारा हो गया P यानी कि ध्रुव हो गया। तो इसमें आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा कि परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु को हम लोग ध्रुव कहते हैं। यह हमारा हो गया केंद्र, C से हम लोग केंद्र को डिनोट करते हैं, वक्रता केंद्र। तो इसमें आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। C पर वक्रता केंद्र मतलब कि जिस गोले के मतलब कि गोलीय दर्पण जिस गोला का भाग होता है उसके केंद्र को हम लोग दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। तो इसमें भी आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। और तीसरा हम आपको बताएं कि दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के मिलाने वाली रेखा इसको हम लोग कहते हैं मुख्य अक्ष।
इसको हम लोग कहते हैं मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष, या इसे हम लोग प्रधान अक्ष भी कहते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को इन तीनों में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब चौथा हमारा आ जाता है, चौथा आ जाता है हमारा वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं उसको हम लोग समझते हैं। तो गोलीय दर्पण जिस, मान लीजिए कि यह गोलीय दर्पण जिस गोला का भाग होगा उसका कोई त्रिज्या होता है, या केंद्र और यह व्यास, केंद्र और यह परिधि। चूँकि यह मान लीजिए कि गोलीय दर्पण, यह हमारा गोलीय दर्पण है, गोलीय दर्पण मान लीजिए कि यह हमारा गोलीय दर्पण है, ठीक है, यह हमारा गोलीय दर्पण हो गया। तो गोलीय दर्पण का कोई एक केंद्र होगा, मान लीजिए कि यह केंद्र है और यह हमारा ध्रुव है। तो ध्रुव और केंद्र को मिलाने वाली रेखा को हम लोग मुख्य अक्ष कहते हैं। लेकिन ध्रुव मतलब कि केंद्र से हम लोग जानते हैं कि यह गोलाकार होता है, गोलीय दर्पण गोलाकार होता है। और हम लोग जानते हैं कि गोले का त्रिज्या किसे कहते हैं, त्रिज्या हम लोग उसे कहते हैं कि केंद्र और परिधि की दूरी को, केंद्र और परिधि के बीच की दूरी को हम लोग त्रिज्या कहते हैं। तो यह देखिए, यह हमारा केंद्र हो गया और यह हमारा परिधि हो गया। तो इन दोनों के बीच की दूरी को हम लोग त्रिज्या कहते हैं, माफ़ करिएगा, केंद्र और परिधि के बीच की दूरी को हम लोग त्रिज्या कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा पूछ दिया वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या किसे कहेंगे उसको हम लोग समझते हैं। तो वक्रता त्रिज्या किसे कहेंगे उसको हम लोग यहाँ पे समझते हैं। तो वक्रता त्रिज्या किसे कहेंगे उसको हम लोग कैसे लिखेंगे, तो ऐसे हम लोग लिखेंगे, गोलीय दर्पण जिस गोले का, इसको आप लोग समझ गए होंगे कि गोलीय दर्पण जिस गोले का बना हो उसकी त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या कहलाती है। तो आई होप कि आप लोग वक्रता त्रिज्या समझ गए होंगे। और वक्रता त्रिज्या को हम लोग आर से डिनोट करते हैं, वक्रता त्रिज्या को हम लोग आर से डिनोट करते हैं। तो गोलीय दर्पण जिस गोले का बना होगा, गोलीय दर्पण जिस गोला का बना होगा उसकी त्रिज्या को हम लोग दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। या हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका दूसरा परिभाषा भी हो सकता है। इसका दूसरा परिभाषा क्या होगा कि P और C के बीच की दूरी, P और C के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसका दूसरा परिभाषा यह हो जाएगा कि P फॉर दर्पण का ध्रुव, P से हम लोग जान लिए हैं कि P हम लोग दर्पण के ध्रुव को कहते हैं और C हम लोग समझ लिए कि वक्रता केंद्र को कहते हैं। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे कि दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो आई होप कि आप लोग वक्रता त्रिज्या समझ गए होंगे। और वक्रता त्रिज्या को हम लोग R से डिनोट करते हैं। तो इसके और इसके बीच की दूरी को हम लोग R से डिनोट करते हैं। तो R4 हो गया हमारा रेडियस यानी कि त्रिज्या। तो आप लोग वक्रता त्रिज्या समझ गए होंगे, इसमें आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। आई होप कि आप लोग वक्रता त्रिज्या समझ गए। पहले आप लोग ध्रुव समझ गए दर्पण का, फिर आप लोग वक्रता केंद्र समझ गए, फिर आप लोग मुख्य अक्ष समझ गए और फिर आप लोग वक्रता त्रिज्या समझ गए। इन चारों में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। अब हम लोग इसके आगे चलते हैं, इसके आगे हम लोग चलते हैं। तो आई होप कि आप लोग इन चारों को समझ गए होंगे। तो इन चारों के बाद हमारा आता है, इन चारों के बाद आता है हमारा मुख्य फोकस। पांचवा आ जाता है हमारा मुख्य फोकस किसे कहते हैं उसको हम लोग समझते हैं। पहले यह हमारा हो गया गोलीय दर्पण हो गया, इसमें हमारा यह ध्रुव हो गया, इसमें आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। यह हमारा केंद्र हो गया वक्रता केंद्र, इसमें भी आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। यह हमारा मुख्य अक्ष हो गया, यह भी आप लोगों को बता दिए। और इन दोनों के बीच की दूरी को हम लोग कहते हैं वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या भी आप लोग समझ गए होंगे, इसको हम लोग R से डिनोट करते हैं।
आई होप कि आप लोग चारों को समझ गए होंगे। इसको हम लोग वक्रता त्रिज्या कहते हैं, इसके बीच की दूरी को, माफ करिएगा, इसके बीच की दूरी को हम लोग r से डिनोट करते हैं। इसको हम लोग यहीं पे लिख दिए, इसके बीच की दूरी को हम लोग r से डिनोट करते हैं। तो मुख्य फोकस किसे कहते हैं? मुख्य फोकस के लिए यहाँ पे हम लोग समझते हैं, जब दर्पण में किसी मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण दर्पण के परावर्तक पृष्ठ से टकराता है, मुख्य अक्ष के समांतर, यह हमारा मुख्य अक्ष हो गया। इसको हम लोग फिर से समझते हैं। गोलीय दर्पण हमारा ये ऐसा होगा, या तो हमारा गोलीय दर्पण दो तरह का होगा, एक हमारा होता है अवतल दर्पण, एक होता है उत्तल दर्पण। तो इसमें हम लोग इसको हम लोग अवतल में बना लेते हैं और इसको हम लोग उत्तल बना लेते हैं। तो अवतल का हम लोग अंदर वाला पृष्ठ होता है परावर्तक पृष्ठ, और उत्तल का हमारा बाहर वाला होता है। तो इसको हम लोग बाहर वाला करते हैं। यह हमारा उत्तल हो गया और यह हमारा अवतल हो गया। तो इसमें आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। यहाँ से एक जाएगा मुख्य अक्ष जाएगा, इसमें भी यह मुख्य अक्ष जाएगा। मुख्य अक्ष में यहाँ हमारा P यानी कि ध्रुव हो जाएगा, यहाँ भी हमारा ध्रुव हो जाएगा। इसमें यहाँ हमारा हो जाएगा वक्रता केंद्र यानी कि C। तो यहाँ भी हमारा इसमें इधर हो जाएगा हमारा C। चूँकि इसमें गोला का केंद्र इधर होगा तो इसलिए इसका केंद्र इधर हो गया, और इसमें इसका केंद्र इधर होगा तो इधर हो जाएगा इसका वक्रता केंद्र। तो आई होप कि आप लोग इतना समझ गए होंगे, इतना में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। तो यह हम लोग ध्रुव समझ गए, वक्रता केंद्र समझ गए, मुख्य अक्ष समझ गए, वक्रता केंद्र समझ गए और ध्रुव समझ गए। अब हम लोग मुख्य फोकस को समझेंगे। तो मुख्य फोकस किसे कहते हैं उसको हम लोग समझते हैं। तो मुख्य फोकस के लिए हम लोग क्या परिभाषा देंगे कि मुख्य अक्ष, माफ करिएगा, मुख्य फोकस का हम लोग क्या परिभाषा देंगे उसको हम लोग समझते हैं। इसको हम लोग कैसे समझते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर कोई यह किरण है। समांतर मतलब कि कोई आमने सामने की डिस्टेंस यहाँ भी बराबर हो और यहाँ भी बराबर हो, मतलब कि यह दोनों आपस में कभी भी इंटरसेक्ट ना करें, मतलब कि कभी भी अपने आप में प्रतिच्छेद ना करें, तो उसको हम लोग समांतर कहते हैं। तो मुख्य अक्ष के समांतर कोई भी किरण दर्पण के परावर्तक पृष्ठ है, देखिए दर्पण का परावर्तक पृष्ठ है, उससे टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर कोई भी किरण दर्पण के परावर्तक पृष्ठ से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलता है, देखिए यहाँ मुख्य अक्ष के इस बिंदु पर मिल गया कोई भी समांतर किरण, यहाँ से कोई समांतर किरण आया, यहाँ से कोई समांतर किरण आया और दर्पण के परावर्तक पृष्ठ से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलता है उसे हम लोग मुख्य फोकस कहते हैं। मुख्य फोकस को हम लोग F से डिनोट करते हैं, इसको हम लोग F से डिनोट करते हैं। तो इसमें आप लोग अवतल में समझ गए कि अवतल में कि मुख्य अक्ष के समांतर जो भी किरण दर्पण के परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलता है उसको हम लोग मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक उसी प्रकार इसमें क्या होता है उत्तल में, उसको हम लोग समझते हैं। उत्तल में क्या होता है कि मुख्य अक्ष के समांतर कोई भी किरण दर्पण से परावर्तन के बाद यह तो फैल जाएगा, तो यह तो मिलेगा नहीं, लेकिन यह मिलता हुआ प्रतीत होता है। देखिए मान लीजिए यहाँ से कोई किरण आया तो यह मिलता हुआ प्रतीत होता है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, माफ़ करिएगा इधर माने होगा, माफ़ करिएगा। चलिए हम लोग समझते हैं मुख्य फोकस किसे कहते हैं। कि मुख्य अक्ष के समांतर कोई भी किरण दर्पण के परावर्तक पृष्ठ से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, देखिए इसमें वास्तव में मिल जाता है लेकिन इसमें मिलती हुई प्रतीत होता है, तो इसे ही हम लोग मुख्य फोकस कहते हैं। तो इसका उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस इस साइड होगा यानी कि काल्पनिक होगा, और इसका मुख्य फोकस वास्तविक होगा क्योंकि यह वास्तव में इस बिंदु पर मिल रहा है, लेकिन जिसमें वास्तव में इस बिंदु पर नहीं मिल रहा है उसका हो जाएगा काल्पनिक। यह केवल प्रतीत हो रहा है कि मिल रहा है, इसी कारण उत्तल का फोकस काल्पनिक होता है और अवतल का फोकस वास्तविक होता है। आई होप कि आप लोग इतना समझ गए होंगे। तो चलिए हम लोग इसके बाद हम लोग परिभाषा को लिखते हैं। परिभाषा क्या हो जाएगा, परिभाषा को हम लोग लिखते हैं। परिभाषा क्या हो जाएगा, परिभाषा देखते हैं मुख्य फोकस का कि दर्पण के, माफ करिएगा, मुख्य अक्ष
मुख अक्ष के समांतर कोई भी किरण दर्पण से परावर्तन के बाद मुख अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है, आप करिएगा, मार्कर थोड़ा कम चल रहा है, आप लोग सुन लीजिएगा। मुख अक्ष के समांतर कोई भी किरण दर्पण से परावर्तन के बाद मुख अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है तो मुख अक्ष के उस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। मुख्य फोकस कहते हैं। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि मुख्य फोकस किसे कहते हैं। मुख्य फोकस किसे कहते हैं? मुख्य अक्ष के समांतर, दर्पण में मुख्य अक्ष होता है तो मुख्य अक्ष के समांतर कोई भी किरण, मान लीजिए कि हमारा दर्पण हो गया, दर्पण किया मुख्य अक्ष हो गया, तो मुख्य अक्ष के समांतर कोई भी किरण दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है, दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है, यहाँ पे मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, तो उत्तल में मिलती हुई प्रतीत होती है, यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे प्रतीत हो रहा है या मिलती है, जिस भी मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है, तो अवतल में वास्तव में मिलती है लेकिन उत्तल में मिलती हुई प्रतीत होती है। इसी कारण हम लोग मिलती है और मिलती हुई प्रतीत होती है दोनों को लिख दिए हैं। जिस भी मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, तो मुख्य अक्ष के मुख्य अक्ष के इस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। मुख्य फोकस इसे हम लोग कहते हैं। इसको हम लोग F से डिनोट करते हैं। तो आई होप कि आप लोग मुख्य फोकस समझ गए होंगे कि मुख्य फोकस किसे कहते हैं। मुख्य फोकस उसे कहते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर, दर्पण में जो मुख्य अक्ष होता है उसके समांतर कोई भी किरण जाए और दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिल जाए या मिलती हुई प्रतीत हो, तो मुख्य अक्ष के इस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। मुख्य फोकस को हम लोग F से डिनोट करते हैं। तो आई होप कि आप लोग इतना समझ गए होंगे कि मुख्य फोकस किसे कहते हैं। हमसे जितना हो पा रहा है उतना आप लोगों को दे पा रहे हैं। तो आई होप कि आप लोग पूरा सही से समझ पा रहे होंगे। जहाँ भी आप कहीं भी आप लोगों को दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि हम उसका शॉर्ट वीडियो आप लोगों को पर्सनल दे पाए। तो आई होप कि आप लोग मुख्य फोकस समझ गए होंगे। अब इसके बाद हमारा एक लास्ट है फोकस दूरी। फोकस दूरी किसे कहते हैं उसको हम लोग समझ लेते हैं। फोकस दूरी किसे कहते हैं उसको हम लोग समझते हैं। तो फोकस दूरी किसे कहते हैं उसको हम लोग, इसके बाद एक लास्ट है गोलीय दर्पण के मुख्य परिभाषा में एक हमारा लास्ट है फोकस दूरी। फोकस दूरी को हम लोग छोटी f से डिनोट करते हैं। मुख्य फोकस को हम लोग, यह हमारा छठा है फोकस दूरी। फोकस दूरी को हम लोग स्मॉल f से डिनोट करते हैं और मुख्य फोकस को हम लोग बड़ी f से डिनोट करते हैं। तो आई होप कि आप लोग मुख्य फोकस दूरी समझ गए होंगे। तो फोकस दूरी किसे कहेंगे हम लोग कहते हैं। तो मुख्य फोकस और वक्रता, माफ करिएगा, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं।
फोकस दूरी कहते हैं। यहाँ पे आप लोग समझिएगा, मुख्य फोकस यानी कि एफ है, मुख्य फोकस यानी कि एफ है, और ध्रुव यानी कि पी। माफ़ करिएगा, मार्कर सही से नहीं चल पा रहा है, इसमें इंक डालने में टाइम लगेगा, इसीलिए आप लोग केवल सुनकर समझ लीजिए। मुख्य फोकस और ध्रुव, मुख्य फोकस और ध्रुव, मुख्य फोकस मतलब कि एफ और ध्रुव मतलब कि पी, दोनों के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। यहाँ पे हम लोग एक दर्पण ले लिए, यहाँ पे एक हम दर्पण ले लेते हैं, तो यह हमारा हो गया P और यह हमारा हो गया C। तो यहाँ से कोई किरण गया तो टकराने के बाद यहाँ आया, यहाँ से कोई किरण गया तो टकरा कर यहाँ आया, तो F है, यहाँ पे हमारा F हो गया। माफ़ करिएगा, यहाँ पे हम लोग देखते हैं, यह हमारा F हो गया, यह हमारा F हो गया और यह हमारा P हो गया। तो P फॉर ध्रुव हो गया और F फॉर फोकस हो गया। तो F और P के बीच की दूरी को हम लोग फोकस दूरी कहते हैं। इसी के बीच की दूरी को, P और F के बीच की दूरी को हम लोग फोकस दूरी कहते हैं। तो आई होप कि आप लोग फोकस दूरी समझ गए होंगे। फोकस दूरी का एक दूसरा भी फार्मूला है, फोकस दूरी बराबर एक दूसरा फार्मूला होता है हमारा, फोकस दूरी बराबर एक दूसरा फार्मूला होता है वक्रता त्रिज्या बटा दूर, वक्रता त्रिज्या बटा दूर। यह भी एक फार्मूला है फोकस दूरी के लिए। फोकस दूरी को हम लोग छोटी f से डिनोट करते हैं और वक्रता त्रिज्या को हम लोग r से डिनोट करते हैं। तो एक फार्मूला हमारा बन के आता है f बराबर r/2, यानी कि जो फोकस दूरी होता है, यहाँ पे देखिए दो को इस पार लेकर आए तो हो जाएगा 2f बराबर r। जो मैं यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि जो वक्रता त्रिज्या होती है वो फोकस दूरी की दुगनी होती है। 2 गुने फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या है। मतलब कि यहाँ हम लोग कह सकते हैं कि जो दर्पण का वक्रता त्रिज्या होता है वो फोकस दूरी की दुगनी होती है। इससे एक फार्मूला हमारा निकल कर आता है f बराबर r/2, यानी कि फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बटा 2। तो आई होप कि आप लोग यह भी समझ गए होंगे कि फोकस दूरी किसे कहते हैं। इतना कि आप लोगों को ठीक से दिखाई नहीं दे रहा होगा, इसी कारण हम लोग सुना आप लोग सुनकर काम चला लीजिए। एक लास्ट हमारा बच्चा है दर्पण का द्वारक। इसके बाद हम लोग इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि मार्कर में इंक डालना पड़ेगा। एक हमारा लास्ट है दर्पण का द्वारक। तो द्वारक को हम लोग समझ लेते हैं और इसके बाद हम लोग पार्ट 5 में मिलेंगे। एक लास्ट हमारा है 7वां दर्पण का द्वारक। इसको हम लोग थीटा से डिनोट करते हैं, इसको हम लोग थीटा से डिनोट करते हैं दर्पण के द्वारक को। तो दर्पण का द्वारक किसे कहेंगे, तो सीधा हम लोग लिखेंगे कि दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का द्वारक कहते हैं। इससे शॉर्ट कहीं नहीं होगा। दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का द्वारक कहते हैं। इसको हम लोग थीटा से डिनोट करते हैं। तो आई होप कि आप लोग दर्पण का द्वारक समझ गए होंगे। यहाँ पे आप लोग फिगर से समझ लीजिए। यहाँ पे हमारा मार्कर सही से नहीं चल पा रहा है। यह हमारा हो गया दर्पण, यह हमारा दर्पण हो गया और इसकी जो चौड़ाई है देख लीजिए, यहाँ से यहाँ तक जो चौड़ाई है इसी को हम लोग यहाँ पे थीटा लिख देते हैं। इसी चौड़ाई को हम लोग दर्पण का द्वारक कहते हैं। यह जो दर्पण का परावर्तक पृष्ठ हो गया, इसका कोई व्यास होगा, इसका कोई चौड़ाई होगा, तो इसी चौड़ाई को हम लोग दर्पण का द्वारक कहते हैं। तो आई होप कि आप लोग दर्पण का द्वारक समझ गए होंगे। मार्कर ठीक से नहीं चल पा रहा है, इसी कारण आप लोगों को कम दिखाई दे रहा होगा। मतलब कि मान लीजिए यहाँ पे कोई दर्पण है, यह दर्पण मान लीजिए कि यह दर्पण है, यह गोलीय दर्पण है। तो गोलीय दर्पण की यह जो चौड़ाई है, यह जो चौड़ाई है इसी को हम लोग दर्पण का द्वारक कहते हैं। यह चौड़ाई को हम लोग दर्पण का द्वारक कहते हैं। तो आई होप कि आप लोग दर्पण का द्वारक को समझ गए होंगे कि दर्पण का द्वारक किसे कहते हैं। इसको हम लोग थीटा से डिनोट करते हैं। दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का द्वारक कहते हैं। मान लीजिए कि यह हमारा अवतल दर्पण हो गया, तो इसी की इसका जो चौड़ाई है इसी को हम लोग कहते हैं दर्पण का द्वारक। तो हमारा पार्ट 4 में हम लोग इतना ही रहने देते हैं। गोलीय दर्पण के मुख्य परिभाषाएं को देख लिए। इसके बाद हम लोग अवतल दर्पण से बने प्रतिबिंब की विशेषता और उत्तल दर्पण से बने प्रतिबिंब की विशेषता को हम लोग देखेंगे। और कहाँ पे प्रतिबिंब रखने पर कहाँ वस्तु रखने पर कहाँ प्रतिबिंब बनेगा, इसको हम लोग पार्ट 5 में देखते हैं। तो पार्ट 4 के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। तो
तो मिलते हैं अगले पार्ट 5 में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।